हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फलन। दोस्तों, फलन को स्टार्ट करने से पहले आपको संबंध के बारे में नॉलेज होना चाहिए और समुच्चय के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो अगर किसी ने समुच्चय और संबंध वाला चैप्टर स्टडी नहीं किया है और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया है तो इस चैप्टर से पहले उनको सॉल्व कीजिएगा और स्टडी कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी चैप्टर स्टार्ट करो, आप वीडियो लेक्चर स्टार्ट करो, उससे पहले अपने नोट्स और पेपर और रफ कॉपी साथ में रखो ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको और साथ में नोट्स बना सको। तो आइए दोस्तों, फलन के बारे में कुछ जानते हैं। तो फलन जो है वो बेसिकली अवकलन गणित का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक के अंदर नॉर्मली फलन क्या होता है, संबंध और फलन में क्या डिफरेंस है, इस तरह के प्रांत परिसर, इस तरह की चीज़ों के बारे में डील करते हैं। लेक्चर 1 के अंदर नॉर्मली अपन फलन की डेफिनेशन से ही संबंधित क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फलन, इसका लेक्चर 1। तो सबसे पहले कि फलन होता क्या है ना। संबंध की डेफिनेशन दोस्तों मैंने बता रखी है कि अरिक्त समुच्चय ए के कुछ या सभी अवयव अरिक्त समुच्चय बी के कुछ या सभी अवयवों से किसी न किसी नियम से कनेक्टेड हो तो उस नियम को संबंध कहा जाता है। अब दोस्तों, वही संबंध एक फलन बनेगा, वही संबंध जो है वो एक फलन बनेगा। तो उसकी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? देखो, संबंध की कंडीशन तो क्या है, समुच्चय ए जो है वो क्या है, अरिक्त, यही कंडीशन बताई थी। और समुच्चय बी जो है वो भी क्या है, अरिक्त। तो कंडीशन क्या है, अरिक्त समुच्चय ए के कुछ या सभी अवयव अरिक्त समुच्चय बी के कुछ या सभी अवयवों से किसी नियम आर द्वारा कनेक्टेड हो तो उस नियम को संबंध बोला जाता है। यहाँ 1 का संबंध ए से है, 2 का बी से और 2 का ही सी से। अब यही संबंध जो है वो एक फलन बन सकता है। क्या बन सकता है दोस्तों? फलन। कब? कुछ सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और वो कंडीशन क्या है कि एक दिया गया संबंध फलन होगा यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, देखो 1 2 3, प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या दोस्तों? कि कोई भी जो संबंध है वो एक फलन बनेगा। कब? कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब होना आवश्यक है। पहली कंडीशन। दोस्तों, इसकी दूसरी कंडीशन है वो ये है कि किसी भी अवयव का, ध्यान दीजिए, किसी भी अवयव का एक से ज़्यादा प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। संबंध के अंदर हो सकता है, देखो 2 के कितने प्रतिबिंब हैं? 2 हैं, बी और सी। लेकिन यहाँ 1 जो है इसका एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। 2 है, इसका भी सिंगल प्रतिबिंब है, 3 इसका भी सिंगल प्रतिबिंब है। तो दोस्तों, संबंध की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि अरिक्त समुच्चय ए के कुछ या सभी अवयव अरिक्त समुच्चय बी के कुछ या सभी अवयवों से किसी न किसी रूप में कनेक्टेड हो तो उस कनेक्शन का नाम होता है संबंध। अब यही जो संबंध है वो एक फलन का रूप ले लेगा। कब? जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, तब वो समुच्चय ए से बी में एक फलन कहलाता है। लिखते कैसे हैं? f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। रिलेशन को कैसे लिखते हैं? r इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो डेफिनेशन क्या थी? इधर सबका हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, इधर सबका होना चाहिए। इसका किसी का भी कितना ही हो सकता है, यहाँ किसी का भी एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मिनिमम एक ही होना चाहिए और मैक्सिमम भी एक ही होना चाहिए, तब वो क्या कहलाता है? फलन। आइए दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल और समझते हैं रियल लाइफ से। किससे समझते हैं? रियल लाइफ से। जैसे मैंने समुच्चय ए ले लिया, समुच्चय ए ले लिया कुछ भी 1 2 3 4 और बी ले लिया ए बी सी डी, और यहां से यहां मैं कैसे भी कनेक्ट कर दूं, ये लीजिए, ये लीजिए, तब ये जो है वो क्या है? एक संबंध आर है। क्या है? संबंध आर है सेट ए से सेट बी में। अब देखो, 1 का संबंध है ए के साथ, 2 का संबंध है बी के साथ, 2 का संबंध है सी के साथ और 3 का संबंध है डी के साथ, और 4 का संबंध ही नहीं है। तो मैंने क्या बोला? फलन होने के लिए तो प्रत्येक का होना चाहिए, 4 का नहीं है तो ये संबंध ही है, फलन नहीं है। अब यही संबंध एक फलन बनाते हैं, तो उसका मैं एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल आपको देता हूं ताकि आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए फलन की परिभाषा सेट हो जाए। दोस्तों, अपनी सोसाइटी का एग्जांपल लेता हूं मैं। ये समुच्चय ए हुआ और ये समुच्चय हुआ बी।
अब दोस्तों समुच्चय ए में मैं कुछ नाम ले रहा हूं। मैंने एक नाम लिया सुनीता, एक नाम लिया अनीता, एक नाम लिया कविता और एक नाम ले लिया सरिता। क्या लिया? अनीता, कविता, सुनीता और सरिता। समुच्चय बी के अंदर भी कुछ नाम ले लिए। मैंने ले लिया, एक नाम ले लिया सीता, एक नाम ले लिया गीता, एक नाम ले लिया मीता और एक नाम ले लिया नीता। इस समुच्चय को नाम दे दिया बच्चे। क्या नाम दे दिया? बच्चे। और इस समुच्चय को नॉर्मली नाम दे दिया माँ का। अब देखो मैंने डेफिनेशन क्या बोली थी इस फलन की, कि प्रत्येक का प्रतिबिंब होना चाहिए। अब देखो यहां सोचो कि प्रत्येक बच्चे की माँ होती है नहीं होती? हाँ या ना? सोचिए, इस सोसाइटी में, इस पूरे संसार के अंदर प्रत्येक बच्चे की जन्म देने वाली माँ जरूर होती है। मतलब प्रत्येक बच्चे का इधर प्रतिबिंब होना चाहिए, प्रत्येक अवयव का इधर प्रतिबिंब होना चाहिए, या प्रत्येक बच्चे की इधर माँ होनी चाहिए। मतलब सुनीता का भी इधर कनेक्शन आना चाहिए। कनेक्शन को मैं रेड से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो सुनीता का कनेक्शन किससे आ गया? सीता से। अनीता का कनेक्शन किससे आ गया? गीता से। और कविता का कनेक्शन भी किससे आ गया? गीता से। तो देखो इस बच्चे की भी माँ है, इस बच्चे की भी माँ है, इस बच्चे की भी माँ है। सरिता की कोई माँ आई क्या इधर? नहीं। अगर इसको फलन बनाना है तो सरिता की भी इधर माँ होनी चाहिए। तो देखो प्रत्येक बच्चे का माँ होना चाहिए या प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। प्रतिबिंब को माँ से रिप्लेस कर सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या थी कि किसी का भी एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सोचो दोस्तों, कोई भी बच्चा ऐसा होता है जिसको जन्म देने वाली दो माँ हो सकती है? नहीं। मतलब किसी भी अवयव का एक से ज्यादा प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। तो देखो सुनीता का एक ही प्रतिबिंब है सिर्फ सीता, अनीता का एक ही प्रतिबिंब है सिर्फ गीता, कविता का एक ही प्रतिबिंब है सिर्फ गीता, और कविता का एक ही प्रतिबिंब है गीता, और सरिता का भी एक ही प्रतिबिंब है गीता। इधर से नहीं देखना। आप बोलोगे कि सिर्फ नीता तो किसी से कनेक्टेड ही नहीं है। तो हाँ दोस्तों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इधर वाला कंफर्म होना चाहिए, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का होना चाहिए, बी से इधर नहीं होना हो और नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? देखो कोई लेडीज ऐसी भी होती है जिसका बच्चा ही नहीं हो, ये वो लेडीज जिसका बच्चा ही नहीं है। तो आइए दोस्तों फिर से कंटिन्यू करते हैं कि फलन क्या होता है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब होना चाहिए और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तब ये जो फलन संबंध था वो एक फलन कहलाएगा। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। आसान है ना दोस्तों? जो फलन आप 11वीं क्लास में छोड़ते आ रहे थे उसको मैं बहुत ही इजी वे में आपको कराऊंगा और पूरा बेसिक से चलेंगे, जीरो से और एडवांस लेवल तक जाएंगे, ताकि आपका फलन जो जिससे डर रहे थे आप फलन से, वो टॉपिक जो आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। लेकिन आपको साथ साथ में मेहनत भी करनी पड़ेगी मेरे साथ में। जितनी मेहनत मैं यहाँ करूँगा समझाने में, उससे डबल मेहनत आपको क्वेश्चन सोल्व करने में और वीडियो देखने में करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, तो इस डेफिनेशन को लिख देता हूँ मैं। तो डेफिनेशन क्या है कि R जो है वो A से B में एक संबंध है, और यही संबंध यदि संबंध R एक फलन होगा, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल और केवल, ध्यान दीजिए, प्रत्येक का होना चाहिए और केवल एक ही प्रतिबिंब। दोस्तों प्रतिबिंब को आप माँ के नाम से भी याद रख सकते हो, है ना? प्रत्येक बच्चे की केवल एक ही माँ होनी चाहिए। तो R A से B में एक संबंध है, वो संबंध एक फलन कब होगा? यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में केवल एक ही प्रतिबिंब हो, तब वो जो संबंध है A से B में एक फलन कहलाता है। पहली बात। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि संबंध जो है वो फलन तो है ही है, जो फलन है वो एक संबंध तो अपने आप में है। मतलब प्रत्येक फलन हमेशा
एक संबंध होता है। क्या होता है? प्रत्येक फलन जो है हमेशा एक संबंध होता है, लेकिन प्रत्येक संबंध कोई जरूरी नहीं फलन हो, क्योंकि वो फलन तभी होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो दोस्तों ये थी फलन की परिभाषा। सबका होना चाहिए और किसी का भी एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कीवर्ड्स याद रखना, प्रत्येक का होना चाहिए, किसी का भी एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे की माँ होनी चाहिए, किसी भी बच्चे की एक से ज़्यादा माँ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आसान है डेफिनेशन। मेरे ख्याल से अब फलन की डेफिनेशन हर एक स्टूडेंट के दिमाग में अच्छे से बैठ गई होगी। अब दोस्तों इस फलन को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, अलग अलग तरीके से दर्शाया जाता है। आइए देखते हैं कैसे दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लीजिए इस चीज़ को, उसके बाद आगे मूव करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे है फलन का निरूपण। क्या है? फलन का निरूपण मतलब फलन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन ना, फलन को निरूपित कितने तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों पहला जो तरीका है वो होता है मैपिंग के रूप में। किसके रूप में? मैपिंग या आलेखीय विधि। ये जो सबसे इजी तरीका है वो आलेखीय विधि है। तो दोस्तों नाम क्या बताया था कि प्रत्येक का होना चाहिए और किसी का भी एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आलेखीय विधि के रूप में कुछ संबंध लिख के दे दिए। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संबंध जो है वो एक फलन है। तो दोस्तों वही कीवर्ड याद रखना है, प्रत्येक का होना चाहिए। 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का नहीं है, मतलब ये वाला एक संबंध तो है, फलन नहीं। आइए दोस्तों सेकंड ऑप्शन के बारे में चर्चा करते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या है? वही वापस प्रत्येक का होना चाहिए। तो 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, लेकिन 4 का नहीं है, तो ये फलन नहीं है। प्रत्येक का होना चाहिए, रिजेक्ट हो गया। तीसरे में आते हैं, प्रत्येक का होना चाहिए, तो 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है ना, 1 सभी का है, तो क्या करें? दूसरी कंडीशन, किसी का भी एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ 3 के कितने प्रतिबिंब आए? 2, सी और डी, मतलब 3 जो अवयव था उसकी 2 मम्मियां आ गई है ना, 2 मदर आ गई। पॉसिबल है क्या? नहीं, तो ये भी फलन नहीं है। बाय द वे ए, बी और सी तीनों ऑप्शन संबंध तो है। चौथे के बारे में आते हैं। तो प्रत्येक का 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, हाँ या ना दोस्तों? दूसरी, 1 का भी सिंगल है, 2 का भी सिंगल है, 3 का भी सिंगल है, 4 का भी सिंगल है, मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड। तो ये संबंध जो है वो क्या है? एक फलन। अच्छा, डी का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, इधर से होना चाहिए, इधर का कोई जरूरी नहीं। आसान है ना दोस्तों? चलिए एक बार देख लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। तो ये पहला तरीका था फलन को निरूपित करने का। दूसरा तरीका दोस्तों, यही जो चीज थी इस चीज को कर्मित युग्म के रूप में लिख दिया जाता है। कर्मित युग्म क्या होता है दोस्तों? x, y निर्देशांक जो लिखते हैं वो कर्मित युग्म होता है। तो आइए चलिए दोस्तों दूसरे पे चलते हैं। तो दूसरा है फलन का निरूपण है और वो सेकंड है ऑर्डर्ड पेयर। क्या है दोस्तों? ऑर्डर्ड पेयर या कर्मित युग्म के रूप में। एक बार देखिए क्या बोल रहा है कि यदि समुच्चय A है 1 2 3 4, समुच्चय B है A B C D और R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, मतलब R जो है वो समुच्चय A से समुच्चय B में एक संबंध है। तो निम्न में से कौन सा संबंध एक फलन होगा? अब फलन कब होगा? A से B में है, मतलब A के प्रत्येक का B में प्रतिबिंब होना चाहिए। तो चेक करते हैं, 1 उठाया तो 1 का प्रतिबिंब है, 2 का प्रतिबिंब है, 3 का प्रतिबिंब है, लेकिन 4 का प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब ये फलन नहीं है। दोस्तों समझ तो आ रहा है ना? चलिए आगे चलते हैं। इसमें भी ये चेक करते हैं, 1 का है, 2 का है, 3 का है और 4 का नहीं है। 3 के डबल हो गए तो डबल भी नहीं होना चाहिए, और 4 का यहाँ है नहीं, तो ये भी क्या हो गया? रिजेक्ट। अच्छा, बाय द वे ए और बी संबंध तो है ही है। सी में चलते हैं, 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है। ओके, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, प्रत्येक का है, लेकिन 3 के देखो यहाँ कितने आ गए? 2, तो किसी का भी एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये फलन नहीं है। चौथे में आ जाइए, 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है और सभी का सिंगल सिंगल है, तो ये क्या आ गया? संबंध जो था वो फलन बन गया। उसी क्वेश्चन को इस रूप में लिख दिया गया।
ठीक है दोस्तों, देख लीजिए एक बार, आसान है दोस्तों। फलन वाला चैप्टर डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बस शर्त यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप उस चैप्टर को सॉल्व करते जाओ, पढ़ते जाओ, है ना, पढ़ो, साथ साथ में उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, तो बहुत आसान हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। तो दो तरीके से फलन को रिप्रेजेंट किया अभी, एक तो मैपिंग के रूप में और एक ऑर्डर्ड पेयर। दोस्तों तीसरा है ग्राफ के रूप में। किसके रूप में? ग्राफ। तो अब ग्राफ के रूप में कैसे? चलिए पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखो यहाँ ये x हो गया, ये क्या हो गया? y। ऐसे है x को x y टाइप से। तो देखो किसी भी x की वैल्यू पे, यहाँ x देखो 3 3 है, किसी भी एक x पे y की वैल्यू दो अलग अलग नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही है, तब वो फलन नहीं होगा। चलिए चलते हैं अब आगे। तो देखो अगर मैंने यहाँ x ये लिया, x की वैल्यू यहाँ ली, तो एक तो y की वैल्यू ये आ गई और एक y की वैल्यू नीचे आ गई। अब एक x पे y के दो मान पॉसिबल है? नहीं है। एक अवयव के दो प्रतिबिंब पॉसिबल है? नहीं है। तो ये वाला फलन है? नहीं है। इस ग्राफ के बाद में बात करते हैं। तो इस x पे ये दो y की दो वैल्यू आ गई, तो ये भी फलन है? नहीं है। इस x पे y की ये दो वैल्यू आ गई, तो ये भी फलन है? नहीं है। इसमें देखो अगर x ये लिया तो एक वैल्यू है, इस x पे भी एक वैल्यू है, इस x पे भी एक, इस पे भी एक, इस पे भी एक, प्रत्येक x पे एक ही वैल्यू आ रही, तो ये फलन है। अब अगर इसको डायरेक्ट देखना चाहो तो इसकी ट्रिक जो है, इसको वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल। ये खड़ी रेखा ना, यदि कोई खड़ी रेखा ग्राफ को एक से ज्यादा बिंदुओं पे कट कर दे, इसको 2 पे किया, इसको 2 पे, इसको 2 पे, तो यदि कोई भी खड़ी रेखा ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पे कट करे तो वो ग्राफ जो है एक फलन को निरूपित नहीं करेगा, जैसे ABC। लेकिन अधिकतम एक ही बिंदु पे कट करे तो वो एक फलन को निरूपित करेगा। तो ट्रिक को याद रख लेना, यदि कोई खड़ी रेखा, वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन, खड़ी रेखा ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पर कट करे या प्रतिच्छेद करे तो वह ग्राफ एक फलन को निरूपित नहीं करेगा। इसको दोस्तों वर्टिकल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं कि यदि कोई वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पे कट करे तो वो ग्राफ एक फलन को निरूपित नहीं करेगा। तो दोस्तों ये फलन को निरूपित करने के 3 तरीके डिस्कस कर चुके हैं, एक मैपिंग के रूप में, एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, एक ग्राफ के रूप में। अब नॉर्मली इनमें से आपको ये तीनों में से ये तीनों ही तरीके बहुत कम देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस में। जो तरीका मिलता है वो चौथा मिलता है, वो है बीजगणित, मतलब x और y के रूप में लिख के दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं बीजगणितीय। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है अलजेब्रिक रूप में, ये 4 नंबर है बीजगणित, अलजेब्रिक या बीजगणितीय रूप में। देखो ये x और y के रूप में लिख दिया, ये भी x और y के, ये भी x और y के, और ये भी x और y के, और क्वेश्चन वही दे दिया निम्न में से कौन सा एक फलन है। तो अगर आपको इनके ग्राफ याद है तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। कैसे? ये किसका ग्राफ है दोस्तों? वृत्त का। ये किसका ग्राफ है? वृत्त का, जिसका केंद्र 2 है, केंद्र है 0,0 और त्रिज्या कितनी है? 2। अब वही एक खड़ी रेखा 2 बिंदुओं पे कट कर गई तो ये फलन है? नहीं है। ये दोस्तों किसका ग्राफ है? परवलय का। हाँ है ना, y² आता तो ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे, और पॉजिटिव है तो राइट साइड में। इसमें भी एक y की कितनी वैल्यू आई? 2 वैल्यू आ गई, तो ये भी फलन है? नहीं है। ऐसे तीसरे के बारे में डिस्कस करो तो ये x² बराबर 4y है, तो x² बराबर 4y, तो कैसे ग्राफ आता है? ऐसे। अब इस पे एक ही बिंदु पे एक ही कट कर रहा है लाइन, तो ये फलन हो गया। ये किसका ग्राफ है? दीर्घवृत्त का। ये था परवलय और ये भी था परवलय। इनको डिटेल स्टडी जो है परवलय वर्त की, दीर्घवृत्त की, और ये है दीर्घवृत्त। इनकी डिटेल स्टडी है जो स्टूडेंट्स वो ज्यामिति के अंदर स्टडी करोगे। तो ये दीर्घवृत्त है, ये x² का बट्टा जो बड़ा होता है तो ग्राफ बनता है x अक्ष पे, और वो ग्राफ बन गया ऐसे। यही देखो 2 बिंदुओं पे कट कर गया, तो ये फलन है? नहीं। तो फलन कौन सा हुआ दोस्तों? C। तो ये आपको फलन की डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार के बनाए जाते हैं, जिसमें फलन को 4 तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं।
अब दोस्तों इस डेफिनेशन से जो ये अभी जो अपन ने किया, इससे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। नॉर्मली आपको डेफिनेशन इतनी याद रखनी है कि प्रत्येक का होना चाहिए, किसी का भी एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपके +1 के अंदर ये चैप्टर दे रखा है, तो +1 के क्वेश्चनों को भी आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। अब देखो, जब भी फलन को डिफाइंड किया तो अपने कहां से कहां तक डिफाइंड किया था? ए से बी में ये डिफाइंड किया था दोस्तों। जब फलन को डिफाइंड किया था तो वो कहां से डिफाइंड किया था? समुच्चय ए से समुच्चय बी में। अब मैंने मान लिया समुच्चय ए में m अवयव है। समुच्चय ए में कितने अवयव हैं? m। समुच्चय बी में कितने अवयव आ गए? n। तो अब क्वेश्चन यहां से आपको बनता है कि ए से बी में परिभाषित फलनों की कुल संख्या कितनी होगी। दोस्तों इसको एज ए ट्रिक आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या है कि समुच्चय ए से बी में एक फलन परिभाषित है, तो ए से बी में कितने डिफरेंट टाइप के फलन डिफाइंड किए जा सकते हैं वो आपको बताना है। दोस्तों ये वाला जो पार्ट है वो आपका एनडीए के अंदर बहुत ही बार पूछा जा चुका है, तो एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रिक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईआईटी जेईई के अंदर भी इस ट्रिक से या इस पार्ट से या फलन की संख्या से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एयरफोर्स नेवी में यहाँ से क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब आप प्रैक्टिस शीट सोल्व करते हो तो उनमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, ये क्या है? एन बी के अवयव की घात ए के अवयव। ये क्या है? बी के अवयव की घात ए के अवयव। दोस्तों इसका क्वेश्चन रखा है कि समुच्चय ए में 3 अवयव है, समुच्चय बी में 4 अवयव, तो ए से बी में एक फलन परिभाषित है। ए से बी में, तो ए से बी में परिभाषित फलनों की संख्या कितनी होगी? तो बी के अवयव कितने हैं? 4, तो 4 की घात ए के अवयव कितने हैं? 3, तो 4 की घात 3। कौन सा ऑप्शन आ गया? ये बी ऑप्शन है ना, सब में ए लिखते हैं ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ तक अपने स्टडी किया था कि फलन क्या होता है, फलन के कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ए से बी में कितने फलन परिभाषित होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था अपना फलन का लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर फलन की संख्या का वाला पार्ट जो है, कितने फलन डिफाइंड होंगे वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहना है। बाकी आपको अगर डेफिनेशन याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ 2 ही इंपॉर्टेंट चीज़ आई है कि कोई भी फलन जो है वो कोई भी संबंध जो है वो फलन कब होगा। तो क्या कंडीशन थी कि प्रत्येक का होना चाहिए, किसी का भी एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा स्टार था कि प्रत्येक फलन हमेशा क्या होता है? एक संबंध। और तीसरी इंपॉर्टेंट जो बात थी वो ये थी कि ए से बी में कितने फलन परिभाषित किए जा सकते हैं। तो वो दोस्त थे n की घात m, मतलब b के अवयव की घात a के अवयव। ठीक है दोस्तों, ये था अपना लेक्चर 1। लेक्चर 2 के अंदर स्टडी अपन करेंगे कि फलनों का बीजगणित, 2 फलनों का योग कैसे करते हैं, 2 फलनों का अंतर कैसे करते हैं, 2 फलनों का गुणा कैसे करते हैं और 2 फलनों का भाग, और साथ ही में पढ़ेंगे फलन का मान किसी भी वैल्यू पे कैसे ज्ञात किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।